मैं राम सिंह सर, कक्षा 12 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र, भाग 3 में हम लोग देखेंगे पाठ 3 संरचनात्मक परिवर्तन। इसके पहले वाले भाग में हम लोग भारत समाज की जनसांख्यिकी संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। अब इस पाठ में हम लोग आगे संरचनात्मक परिवर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकसित या संपन्न देश की किसी अन्य अविकसित या गरीब देश की व्यापारिक गतिविधियों को अपने हित में प्रयोग करने हेतु वहां अपना उद्योग और व्यापार स्थापित करता है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। यानी जब कोई विकसित या संपन्न जो देश होता है और विकसित या गरीब देश की जो व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं उनका वह अपने हित के लिए प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। या इसे एक साधारण भाषा में इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब कोई विकसित या संपन्न देश किसी गरीब या अविकसित देश पर अधिकार करके वहाँ अपने तरीके से शासन संचालित करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। अब देखेंगे उपनिवेशवाद के बाद भारतीय समाज में क्या परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्थिक संरचना में परिवर्तन। कहेंगे आर्थिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए जो इंग्लैंड की सरकार थी क्या प्रयास किए। भारत में इंग्लैंड के औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था। भारत की अर्थव्यवस्था में अनेक परिवर्तन लाने के प्रयत्न किए गए जो निम्न हैं। तो इस तरह देखेंगे आर्थिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए इंग्लैंड सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए जो इस प्रकार हैं। सबसे जो पहला प्रयत्न किया गया इंग्लैंड सरकार द्वारा वह क्या है उसको हम लोग देखेंगे। पहला जो है वह इंग्लैंड का समाज पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ सभी ऐसे कार्य किए गए जिससे भारत में पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिल सके। देखेंगे इंग्लैंड सरकार द्वारा जो पहला प्रयास किया गया था वह यह किया गया था कि जो ब्रिटेन में था वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू था। उसी अर्थव्यवस्था को भारत पे भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंग्लैंड सरकार द्वारा ऐसे सभी कार्य किए गए जिससे कि यहाँ पर भी पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार हो। तो इस तरह से यह पहला प्रयास किया गया आर्थिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए। दूसरा जो अगला देखेंगे, अगला जो क्या प्रयास किया गया इंग्लैंड सरकार द्वारा तो वह है इंग्लैंड की सरकार का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड के उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत में अधिक से अधिक खपत करना था, जिसके फलस्वरूप भारत के परंपरागत उद्योग लगभग पूरी तरह नष्ट हो गए थे। तो इस तरह से देखेंगे उनका दूसरा जो प्रयास था कि यहाँ पर भारत में आर्थिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए कि जो इंग्लैंड में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था उन वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा खपत भारत में आकर करें, जिससे कि यहाँ के जो भी उद्योग धंधे थे धीरे धीरे क्या हो गए, वह पूरी तरह से नष्ट हो गए। तो इस तरह से यह दूसरा प्रयास था यहाँ पर आर्थिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए। तो इस तरह से अगला जो प्रयास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वह क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक लगान वसूलने के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदारी व्यवस्था आरंभ की गई, जिससे उन्हें जमींदारों के यहाँ बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए विवश होना पड़ता था। तो इस तरह से देखेंगे जो अगला जो प्रयास किया गया इंग्लैंड सरकार द्वारा वह यह था कि ग्रामीण क्षेत्र में लगान वसूलने के लिए जमींदारी व्यवस्था लागू की गई। और देखेंगे जमींदारी व्यवस्था लागू होने से यहाँ पर जो भी भारतीय थे वह लगान न देने के स्थिति में वह धीरे धीरे जमींदारों के वश में हो गए और वह बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए विवश थे। अगला जो देखेंगे प्रयास किया गया वह अगला प्रयास है ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार देश के कुछ हिस्सों में खेती को व्यावसायिक रूप देना आरंभ किया। यहाँ चाय, कपास, पटसन और तिलहन की खेती आरंभ की गई।
तो इस तरह से देखेंगे अगला जो इंग्लैंड सरकार द्वारा यह प्रयास किया गया कि आर्थिक संरचना में परिवर्तन के लिए कि यहाँ पर व्यावसायिक खेती आरंभ की गई, जिसमें चाय, कपास, पटसन, तिलहन इन आदि चीज़ों आदि वस्तुओं की अन्य फसलों की यहाँ पर खेती की जाने लगी, जिससे कि ब्रिटिश सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। इस तरह से हम लोग देख लिए कि आर्थिक संरचना में परिवर्तन के लिए इंग्लैंड सरकार ने ये सभी प्रयास किए, जिसका कोई लाभ भारतीय समाज को नहीं मिल सका। यानी जितने भी प्रयास किए गए इंग्लैंड सरकार द्वारा वो आर्थिक संरचना में परिवर्तन के लिए, उसका थोड़ा भी लाभ भारतीय समाज के लोगों को नहीं मिला। तो आगे हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। उपनिवेशवादी शासन में अनेक ऐसे प्रयत्न किए गए जिससे यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। इस दशा में पैदा होने वाले कुछ परिवर्तन उल्लेखनीय। तो इस तरह से देखेंगे जो आर्थिक संरचना में परिवर्तन करने के बाद देखेंगे वह सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन करना चाहते थे। उसके लिए तरह तरह के मानव व्यवस्थाएं किए या प्रयास किए। इसमें सबसे पहला जो प्रयास था, ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपना उपनिवेश बनाए रखने के लिए यहाँ एक समान दंड संहिता लागू की गई तथा इससे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को नया रूप दिया गया। तो जो सबसे पहले सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहला जो शासन द्वारा प्रयास किया गया, यहाँ पर एक समान दंड संहिता लागू की गई, जिससे कि यहाँ की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको एक नया रूप दिया गया। तो इसके माध्यम से भी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। जो अगला ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा प्रयास था सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन के लिए, वह था उपनिवेशवाद के समय भारत में आवागमन के साधनों का विस्तार हुआ, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे से संपर्क में आने का अवसर मिलने से सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि होने लगी। तो इस तरह से देखेंगे जो अगला उपनिवेशवाद के बाद सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला हुआ था कि इसके लिए सबसे पहले जो ब्रिटिश सरकार थी क्या की आवागमन के साधनों में वृद्धि की, जिससे कि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए और वहाँ की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हों। तो इस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से दूसरा जो प्रयास था, पहला था समान दंड संहिता लागू किया, जिसके द्वारा भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले। और इसके साथ साथ देखेंगे अगला जो था वह आवागमन के साधनों में वृद्धि करना। अगला जो देखेंगे और क्या प्रयास किए गए, सड़क और रेल यातायात का विस्तार होने से गांव के लोगों को नगरों की ओर बढ़ने का सुविधा प्राप्त हो गई। इसके फलस्वरूप भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। तो इस तरह से देखेंगे उसके आवागमन के साधनों की वृद्धि करने के बाद, विस्तार करने के बाद, वह रेल और सड़क व्यवस्था हो जाने से जो गांव के लोग थे वह शहरों की तरफ जाने लगे और इसके कारण वहां पर नगरीकरण का विस्तार हुआ। तो नगरीकरण किसे कहते हैं? नगरीकरण जब गांव के लोग शहर में जाकर रहने लगते हैं या बसने लगते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? नगरीकरण कहा जाता है। तो इस तरह से देखेंगे यह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन लाने के लिए यह भी एक प्रयास किया गया। अगला जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों को देश के पिछड़े हिस्सों में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करने की सुविधाएं दी गई। इस दशा ने भी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। तो इस तरह से देखेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो भारत के कुछ पिछड़े क्षेत्र थे वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की सुविधा दी, जिससे भी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि आर्थिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या किया, और उसके बाद हम लोग देख लिए कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए।
इसके बाद हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर प्रभाव। इसके बाद देखेंगे कि उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर निम्न प्रभाव पड़ा जो इस प्रकार है। पहला देखेंगे जो भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार। तो देखेंगे जो उपनिवेशवाद के बाद हमारे भारत पर पहला जो प्रभाव पड़ा कि हमारे यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू था और उसी का यहाँ पर भी विस्तार किया जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो इस तरह से यह पहला प्रभाव देखने को मिला। दूसरा जो था वन क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध। जो उपनिवेशवाद के बाद देखेंगे वन क्षेत्रों पर भारतीयों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया जिससे कि वह वन से अधिक लाभ ले सके, क्योंकि इसके पहले देखेंगे जो भारतीय थे वनों पर, जो भारत में रहने वाली जनजातियां थी वह वनों पर ही पूर्ण रूप से निर्भर होते थे। उन्हीं के माध्यम से वन के माध्यम से उनकी जीविकों का उपार्जन होता था। लेकिन उपनिवेशवाद के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, उनका जंगलों में वनों में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। तो इस तरह से देखेंगे यह दूसरा प्रभाव पड़ा। जो अगला प्रभाव था वह था उपनिवेशवाद के दौरान लोगों के आवागमन में वृद्धि। तो इस तरह देखेंगे उपनिवेशवाद के बाद क्या हुआ, आवागमन के साधनों में वृद्धि की गई जिससे लोगों के इधर एक स्थान से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र आने जाने की जो गतिविधि थी उसमें वृद्धि देखने को मिली। तो यह भी एक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके लिए यातायात के साधनों का विकास ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। तो इस तरह देखेंगे उपनिवेशवाद के बाद लोगों में के आवागमन में वृद्धि हुई। अगला जो था प्रभाव जो पड़ा वह उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्रीयता और उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का जन्म। देखेंगे उपनिवेशवाद के बाद क्या हुआ, यहाँ भारत में राष्ट्रीयता माने राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद क्या होता है, देश के प्रति जो त्याग और बलिदान की जो भावना होती है उसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद। तो इस तरह से देखेंगे उपनिवेशवाद के बाद ही हमारे भारतीयों में इस तरह की भावना जागृत हुई और धीरे धीरे उनके अंदर उपनिवेशवाद के विरोध करने की भावना का भी जन्म हुआ। तो इस तरह से देखेंगे उपनिवेशवाद के बाद यह भारतीय लोगों पर प्रभाव पड़ा। अगला जो है प्रभाव हुआ है पूंजीवाद के फलस्वरूप नए बाजारों का आविर्भाव। तो इस तरह से देखेंगे उपनिवेशवाद के बाद क्या हुआ, यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू हुई जिसके वजह से उद्योग धंधे लागू हुए और उद्योग धंधे के द्वारा नई नई वस्तुओं नई नई चीज़ों का निर्माण होने लगा जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, उनके खपत के लिए बाज़ारों की भी ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से देखेंगे कि उपनिवेशवाद के बाद क्या हुआ, नए नए बाज़ारों का भी निर्माण हुआ। और इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लिए कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और उपनिवेशवाद के बाद आर्थिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए, और उसके बाद देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए क्या प्रयास किया। फिर उपनिवेशवाद के बाद देखेंगे भारतीय लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देख लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे।